नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द गुरु पर। और आज हम बात करेंगे मर्ज एंड सेंटर की कमांड के बारे में, जिसका असल में जो नाम होता है वो मर्ज सेल्स होता है। तो हालांकि अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये एक्सेल की सबसे छोटी कमांड है, लेकिन ये सबसे ही इम्पोर्टेंट कमांड भी है इसी के साथ। क्योंकि अगर आपको मर्ज की कमांड सही ढंग से यूज़ करनी नहीं आती तो आपको इसमें परफॉर्मा इन्वाइसेस वगैरह बनाने में या किसी भी तरह का अगर डिज़ाइन बनाना है आपने तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस कमांड को थोड़ा समझ लें ध्यान से, और इसके बाद कमांड को समझाने के बाद मैं आपको दो शीट्स बना के दिखाऊँगा इसमें। एक तो ये हम फैक्ट्स की शीट बनाएंगे एक्सेल के अंदर, और दूसरी शीट जो है हम ये ऑर्गेनाइजेशन नेम से जो है ये बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि मर्ज एंड सेंटर की जो कमांड है उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि ये दोनों शीट्स जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये काफ़ी मतलब सिंपल सी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये मेरे पास स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड की शीट है। तो ऐसे शीट्स जब हम बनाते हैं तो इसमें आप परेशानी आ सकती है अगर आपको मर्ज एंड सेंटर की कमांड का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं करना आता। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि ये आपको शायद हो सकता है 1 मिनट के अंदर ही ये कमांड समझ आ जाए, लेकिन अगर आप वीडियो की लेंथ देखें तो वीडियो की लेंथ के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि ये कमांड काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल आपको समझाने के लिए हो सकता है कि वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी बन जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी नई शीट से। तो देखिए, मर्ज एंड सेंटर का जो काम होता है वो बहुत ही सिंपल सा है कि ये एक से ज़्यादा सेल्स को एक बना देगा। तो अगर आप जैसे कि अभी आपने सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट किया हुआ है और इसको एक ही सेल को सिलेक्ट करके आप अगर इसको दबाएंगे तो ये कुछ भी नहीं करने वाला। जैसा कि अभी मैंने आपने देखा होगा कि अभी मैंने बटन दबाया तो बटन वो प्रेस भी नहीं हुआ, वापस वैसे ही आ गया। लेकिन अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये लेफ़्ट की अलाइनमेंट से चेंज होकर सेंटर की अलाइनमेंट में चला गया। तो क्योंकि ये दो कमांड्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें मर्ज एंड सेंटर, तो सेंटर की जो कमांड है वो यही वाली कमांड से इसका जो है तात्पर्य है। और जैसे ही मैंने इसको दबाया तो मर्ज तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि हमने एक सिंगल सेल को ही सिलेक्ट किया हुआ है, पर सेंटर इसने ज़रूर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ लिखूँ तो वो सेंटर में चला जाएगा। तो इसका अभी इसको मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ। तो मर्ज एंड सेंटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जैसे कम से कम आपने दो सेल्स सेलेक्ट किए और उसके बाद जैसे ही आपने मर्ज एंड सेंटर का बटन दबाया तो ये दोनों सेल्स को एक बना देगा। और यही इसका काम है मर्ज एंड सेंटर की कमांड का, और इतना सा ही काम होता है इसका कि आपने जितने भी सेल्स सेलेक्ट किए हैं उन सबको मर्ज कर कर एक बना देगा। अभी आपने 2 को एक बनाना है या 4 को एक बनाना है, वो आपकी मर्जी, या 20 को एक बनाना है सिंगल रो के अंदर या डबल रो के अंदर इतने, या जैसे भी मैंने 5 रो सेलेक्ट की हुई हैं, 5 रो सेलेक्ट की हुई हैं और 7 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इन सबको ये एक बना देगा। तो बेसिकली जो मर्ज का काम होता है वो यही होता है। लेकिन अभी इसकी थोड़ी आपको मैं डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि इसको अगर आपने सही ढंग से ना समझा तो आपके लिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि आपके लिए इस तरह के परफॉर्म है जिसमें बहुत सारे कॉलम लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे बनाने। तो आइए मैं आपको थोड़ी इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मर्ज एंड सेंटर की कमांड के बारे में देता हूँ। तो एक बात पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि एक्सेल में और वर्ड में, अभी मैं आपको वर्ड की भी एग्जांपल साथ में दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से मर्ज एंड सेंटर का जो मतलब है वो समझ आ जाए। तो अगर मैं वर्ड में टेबल इंसर्ट करूं तो आप एक बार ये भी ध्यान रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी जो है मर्ज सेल की कमांड होती है, तो इसमें भी इसका सेम ही काम है। तो जैसे मैंने कम से कम ये 2 सेल सेलेक्ट किए तो ये कमांड एक्टिवेट होगी, ये पहले डीएक्टिवेट थी। ये देखिए, अभी ये 2 सेल्स मैंने सेलेक्ट किए और मर्ज सेल का बटन मैंने जैसे ही दबाया तो ये दोनों को एक बना देगा। और इसी तरह मान लीजिए अभी मैं 4 को सिलेक्ट करके दबाता हूँ तो ये चारों को एक बना देगा। तो सेम ही काम इधर भी है, वर्ड में भी और एक्सेल में भी। और जहाँ पर भी मेरे हिसाब से आपको ये कमांड नज़र आएगी तो वो कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें इस कमांड का जो काम है वो सेम ही रहेगा।
तो अभी मैं जैसे कि वर्ड में आया हूँ, तो इसमें आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता था कि एक्सेल और वर्ड में जो डिज़ाइन बनाते वक्त मर्ज सेल का जो काम है वो तो सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है एक्सेल में कि जब आप कॉलम का साइज़ किसी का भी बढ़ाते हो तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ये पूरे के पूरे कॉलम का साइज़ जो है एंड तक बड़ा हो जाएगा। मतलब नीचे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 10,48,576 रोज़ होती हैं, तो इसमें क्या है कि ये नीचे तक सारे की सारे सेल्स पूरे के पूरे कॉलम का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया। मतलब आप यहाँ पर आकर ये नहीं कह सकते कि मैं इस कॉलम को छोटा कर दूँ और ऊपर से वो बड़ा ही रहे, ये ऐसा नहीं होता। ये काम जो है ये वर्ड में हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट कॉलम का जो है साइज़ यहाँ से बड़ा किया, तो ये पूरा कॉलम जितने भी इसमें रोज़ होंगी वो नीचे तक ही, अगर आप यहाँ से कॉलम का साइज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छोटा या बड़ा करते हैं तो ये पूरे कॉलम का ही साइज़ बड़ा था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक जो है खासियत होती है, वो खासियत ये है कि अगर आप सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से पकड़ कर कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो तो ये जितनी आपने सिलेक्शन की है तो उसके अकॉर्डिंगली ही सिर्फ लाइन जो है वर्टिकल लाइन उसको आगे पीछे करेगा सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली। अब ये देखिए यहाँ से मैं 2 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए अभी ये थे तो अभी देखने में जो है पहले 2 ही कॉलम थे, लेकिन अभी अब डिज़ाइन इसका चेंज हो गया सिर्फ सिलेक्शन करने के बाद जो है लाइंस को आगे पीछे करने से। और ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एक्सेल में ये काम नहीं होता। एक्सेल में जब आप किसी कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा करते हो तो वो पूरे के पूरे कॉलम का ही साइज़ छोटा बड़ा होता है। आप इसमें सिलेक्शन करके यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपने थोड़ी अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अभी जैसे मैं दोबारा से 2 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और मर्ज इन सेंटर का बटन दबाता हूँ, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अलाइनमेंट जो है सेंटर में हो चुकी हुई है। तो अभी अगर मैं कुछ लिखूँगा तो वो सेंटर में आएगा। तो इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अगर इसके नीचे अभी मुझे फिर से जो नाम लिखना है वो एक्चुअल में सिंगल कॉलम में ही लिखना है। सिर्फ मैं चाहता था कि हेडिंग अलग अलग दिखाऊं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और ऊपर सिंगल हेडिंग दिखाई है मैंने स्टूडेंट नेम। अभी बस जो नाम मैं लिखना चाहता हूँ वो सारे जो है मैं एक ही सेल के अंदर लिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने राजीव कोहली लिखना है, तो अभी अगर देखा जाए तो राजीव कोहली जो है वो ए वाले कॉलम में और बी कॉलम आपका खाली है। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसमें लिखूं तो ये दोनों सेल्स को यूज़ करे, तो उसके लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके आप लिखने के बाद भी मर्ज कर सकते हो और खाली सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो। लेकिन एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर आपने अलग अलग कंटेंट लिखे हुए हैं 2 सेल्स के अंदर और बाद में आप दोनों को सिलेक्ट करके अगर मर्ज इन सेंटर की कमांड चलाओगे तो ये देखिए आपको लिखा गया है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज़। तो ये अपर वैल्यूज़ जो है लेफ़्ट वैल्यू है इसी को रखेगा और ये वाली वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी अगर बाद में अगर आप मर्ज इन सेंटर की कमांड यूज़ करते हो लिखने के बाद। तो इसलिए ज़्यादातर मोस्टली जब मैं इस कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं खाली सेल्स के ऊपर ही करता हूँ, ना कि डाटा लिखने के बाद। तो ये बात हमने थोड़ी ध्यान रखनी है। और ये मैंने जैसे ही इस बटन को दबाया तो ये सेंटर अलाइनमेंट भी होगी, जो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको लेफ़्ट पे कर देता हूँ। तो बेसिकली इसका काम इतना ही है, ये आप बात ध्यान रखिए। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अभी करके दिखाऊंगा जिससे आपको इस कमांड का जो मतलब है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी मान लीजिए अभी मैंने 3-4 नाम नीचे और लिखने हैं, और लिखने मैंने इसी स्टाइल में है जैसे कि इधर लिखा है इस सेल में, इन दोनों को एक बनाकर। तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी जैसे मान लीजिए नीचे 4 नाम लिखने हैं तो वो क्या करते हैं कि 4 सेल जैसे सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर दबा देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। एक तो ये देखिए बॉटम पे आ गया नीचे, और लिखने के बाद अगर आप एंटर करोगे वो तो 7 नंबर सेल में चला जाएगा बजाय कि सिमरन कोहली के नीचे आने के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि मर्ज आप किस तरह करना चाहते हो। तो अभी मैंने जैसे 4 लिखने थे तो मैं एक एक करके मर्ज करूँगा, ना कि सभी को इकट्ठा मर्ज करूँगा, ताकि वो सेल्स जो हैं वो अलग अलग ही रहें। अगर आप ऐसे 4 को सेलेक्ट करके एक साथ मर्ज इन सेंटर का बटन दबा दोगे तो वो अंडरस्टूड ही है कि वो इतने सेल्स को एक बनाएगा। तो इसको अगर एक बात और ध्यान रखिए, अब ये जैसे मुझे यहाँ पे मर्ज इन सेंटर नहीं करना है
तो इसी बटन को अगर मैं दोबारा दबाऊँ तो ये मर्ज एंड सेंटर की कमांड को जो है बंद कर देगा। लेकिन जो पुराने वर्जन्स थे, मेरा ख्याल है 2010 से जो पिछले वर्जन थे, उनमें ये कमांड जो है मर्ज एंड सेंटर की यहाँ से ऑन तो हो जाती है लेकिन ऑफ़ नहीं होती। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन से वर्जन से ये शुरू मतलब होता है, मेरा ख्याल 2007 या 2003 में आप मर्ज एंड सेंटर यहाँ से तो कर सकते हैं लेकिन ऑफ़ नहीं कर सकते। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पुराने वर्जन्स में अगर मर्ज एंड सेंटर आपको ऑफ़ करना पड़े तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए उस सेल के ऊपर, फॉर्मेट सेल्स में जाइए, अलाइनमेंट टैब में जाइए और मर्ज सेल से जो है टिक मार्क हटा दीजिए। आप मर्ज सेल उधर से कर भी सकते हैं, जैसे ये मैंने इनको सेलेक्ट किया तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जाइए, अलाइनमेंट में जाइए और मर्ज सेल पे टिक मार्क लगा दीजिए, या फिर इसको मैं अनडू करता हूँ, जो अलाइनमेंट का टैब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से खोला था वो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर ये वाला बटन अगर आप दबाएं तो ये फिर अलाइनमेंट सेटिंग में ही सीधा जाएगा। मतलब का एक छोटी सी बात और है जिससे आपकी स्पीड में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा काम करने की, कि अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप काफ़ी समय बचा सकते हैं अपना। जैसे कि मैंने राइट क्लिक फॉर्मेट सेल किया तो एक बात आप ध्यान रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर पहले आपने देखा हो तो ये नंबर टैब पे ही आया था बजाय कि अलाइनमेंट टैब आने के। तो अगर आप सेलेक्ट करके ये वाला बटन दबाते हो अलाइनमेंट टैब का तो ये अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर है, तो अंडरस्टूड ये है कि ये सीधा अलाइनमेंट टैब में ही जाएगा। तो अगर ये आप नंबर वाले ये इस बटन को दबाते हो तो वो सीधा नंबर वाले टैब में जाएगा। तो ये बातें छोटी छोटी आपका जो है टाइम बचा सकती हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल इसी चीज़ की मैं आपको देता हूँ। अभी जैसे मैं पेज लेआउट के अंदर जाकर इस बटन को दबाऊँ तो ये पेज सेटअप के अंदर आ गया और सीधा ही पेज वाले सेक्शन के अंदर आया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम दोबारा आते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। तो अभी जैसे मैंने ये 4 सेल मर्ज किए, तो ये अभी मान लो मुझे नीचे इसी स्टाइल में जो है 40 सेल को मर्ज करना है। तो अगर आप कहेंगे मैं ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँ, वो पहले वाली ही बात हो जाएगी कि ये सबको एक बना देगा। लेकिन मुझे जो है वो ये 2 सेल्स को एक बनाना है और इस तरह के 40 जोड़े जो हैं मैंने बनाने हैं। तो अगर ऐसे करूँगा एक एक करके तो मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम जो है ख़राब होगा। तो उसकी बजाय जो लेटेस्ट वर्जन है 2010 से शायद ये शुरू हो चुका था। तो अभी जो मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए मैंने इतने सेल्स को ऊपर की तरह इन 2-2 सेल्स को एक एक सेल बनाना है, तो इनको मैंने सभी को सिलेक्ट किया। ये मर्ज एंड सेंटर के साथ जो ड्रॉप डाउन बटन लगा है इसको दबाइए और मर्ज अक्रॉस की कमांड यूज़ कीजिए बजाय कि मर्ज एंड सेंटर की कमांड यूज़ करने के। तो ये मर्ज अक्रॉस ऐसे करेगा। इससे क्या है, आपके जो सेंटर वाली लाइन है 2 रोज़ के बीच में जो सेंटर वाली लाइन है ये इसको रिमूव नहीं करेगा, ये इनको अलग अलग सेल्स ही रखेगा। और आपने जितने ये देखिए मैं अभी यहाँ पे आपको 3 ऐसे और नीचे तक यहाँ तक ये सभी मुझे एक बनाने हैं। तो अगर मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो ये सभी एक बन जाएंगे, एक ही सेल बन गया ये इतना बड़ा C1, ये सिंगल सेल है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और इसकी बजाय अगर मैं मर्ज अक्रॉस की कमांड यूज़ करूँ तो ये ऐसे इनको सेपरेट सेल्स ही रहने देगा। ये 3 कॉलम्स का एक सेल बनाया है इसने, या आप ये कह लीजिए 3 सेल्स का एक सेल बनाया है, लेकिन नीचे जो है हर रो के अंदर वो एक एक सेल अलग अलग ही रहेगा। तो ये मर्ज अक्रॉस का ये फ़ायदा होता है और इससे आपका समय भी बच जाता है। और उसके नीचे जो कमांड थी तो उस कमांड का नाम है मर्ज सेल। तो इसमें और मर्ज एंड सेंटर में बस इतना ही फ़र्क है कि अगर आपने सेंटर में नहीं करना है तो बजाय कि हम मर्ज एंड सेंटर को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको नज़र आती है, तो इसको दबाने की बजाय आप अकेला मर्ज सेल दबाइए। और इससे क्या है, दोनों सेल्स को मर्ज तो कर दिया लेकिन जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट पे ही रह गई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल में लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है अल्फ़ाबेट्स की, ये बात ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है राइट पे जाती हैं और अल्फ़ाबेट्स जो है हमेशा लेफ़्ट पे रहते हैं। तो अगर आपने सेंटर में नहीं करना मर्ज करने के बाद, तो आप मर्ज एंड सेंटर की कमांड यूज़ करने की बजाय अकेली मर्ज सेल की कमांड जो है वो इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पुराने वर्जन में जो है अनमर्ज करना हो तो फॉर्मेट सेल में जाकर अलाइनमेंट टैब में जाकर अनमर्ज कर सकते हैं।
इसमें तो यहीं से बटन दबाया और यहीं से दोबारा दबाया तो ऑन ऑफ हो जाता है, या फिर मर्जेंट सेंटर का ड्रॉप डाउन बटन खोलिए और यहाँ से अनमर्ज कर लीजिए। तो इस तरह ये जो है कमांड है इस्तेमाल की जाती है मर्जेंट सेंटर की। अगर अभी मैं आपको पहले आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ ज़रा। तो अगर आप प्रीव्यू में देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो एक्सेल की ग्रिड लाइंस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट आउट में नहीं आती। तो ये अभी आपको ब्लैंक दिखा रहे हैं यहाँ पे, और देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये स्पेसेस डाल डाल के वैसे ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको आपको बॉर्डर लगा कर दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं अभी ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा। देखिए ऊपर सिंगल सेल है, फिर डबल सेल है और फिर नीचे सिंगल सेल है। तो अगर आप कुछ देखो तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपको अगर ऐसे का छोटा सा भी कोई डिज़ाइन बनाना है तो इसमें अगर आपको दो अलग अलग कॉलम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो मर्ज करके लिखी हुई है, और आपने कम से कम इतनी सी चीज़ बनाने के लिए 2 कॉलम लेने हैं, ना कि 1 कॉलम। तो अभी इसका थोड़ा सा और डिटेल समझाने के लिए ही मैं आपको जो है ये शीट्स बना कर दिखाऊंगा। तो इन शीट्स में पहले मैं ये वाली शीट बनाता हूँ। इसका मैंने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है ताकि मुझे देख के बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो अभी मान लीजिए आपने ये शीट जो है एक्सेल में बनानी है। तो एक्सेल में ऐसा का कुछ बनाने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही आपने हमेशा लेने होते हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो सीधा ये तो ऐसे नज़र आता है कि फ़र्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, कि कहने का मतलब ये है कि हमने एक्सेल खोली और फर्स्ट कॉलम को इतना बड़ा रख लिया और सेकंड कॉलम को भी उसके बराबर इतना बड़ा रख लिया, और सीधा ही ऊपर से जो है लिखना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन नेम, वाक, एथॉन, डेट, नेम, कॉलन, और शिफ्ट दबाकर मैंने जो है अंडरस्कोर का साइन डाल दिया। नंबर ऑफ लैप्स आई हैव वॉक्ड। एंड अब यहाँ पर आगे बारी नंबर लिखने की, जैसे कि इस शीट के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये 10 नंबर लिखे हुए हैं इतनी जगह में जितनी जगह इस नेम वाली लाइन ने कवर की हुई है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 और टैब दबाऊँ तो वो नेक्स्ट कॉलम में ही जाएगा। ये अंडरस्टूड ही है, ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था। तो अभी आपको ये 10 नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखा हमने, फिर स्पेस डाल के 2, फिर स्पेस डाल के 3, 4, और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है ऐसे का कुछ बनाने के लिए। ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि ऐसा आप कुछ करें एक्सेल के अंदर। तो अभी मैं शीट को क्लोज़ कर देता हूँ और नई शीट खोलते हैं इस। तो अभी अगर मैंने ये शीट बनानी है एक्सेल में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेने चाहिए, और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर अलग अलग कॉलम्स में लिखे गए हैं। ये 1 की सीरीज़ होगी, ये 2 की सीरीज़, ऐसी 3 की सीरीज़, और अगर इनको काउंट किया जाए तो 10 कॉलम तो ये हो गए और 10 कॉलम इस तरफ हैं, मतलब 20 कॉलम में ये बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ और है, ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन के बीच में थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस है, तो इसके लिए हम एक कॉलम जो है फालतू लेंगे। तो ये 10, 10, 20 और 21 कॉलम में हम इसको सेट करेंगे। तो अब ये करना कैसे, यही मैं आपको बताता हूँ एक्सेल के अंदर। तो अभी मैं एक शीट बंद कर देता हूँ, मैं आपको एक और छोटी सी कमांड बताता हूँ, जिससे ये भी मैं वर्ड भी बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास 2 एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, एक्सेल और एक्रोबैट रीडर। तो अब मैं दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तो अगर आप टास्क बार पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे उसे कह सकते हैं शो साइड बाय साइड, तो ये आपको इस तरह दिखाएगा। तो इससे आपको, हालांकि मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है शीट का, मैं शीट से देखकर भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर पे बनाना है और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप कोई प्रैक्टिस करने के लिए इस कमांड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको साइड बाय साइड कर दीजिए, या अभी मैं अनडू करता हूँ इसको। तो एक ये हमारे पास ये खुला हुआ है, एक एक्रोबैट रीडर और एक एक्सेल, और इस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं शो विंडो स्टैक्ड, तो ये इस तरीके से दिखाएगा। अब आपको दोनों में से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से जो भी देखने का तरीका पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये प्रिंट आउट से जो मैंने निकाला हुआ है वहाँ से बना के दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या 10 कॉलम सेट करेंगे। तो 10 कॉलम ये ध्यान रखिए कि अभी जैसे इस कॉलम की जो है विड्थ मैं रख रहा हूँ 3.57। तो अगर एक एक करके मैं ऐसे 3.57 रखने लगा तो इससे एक तो टाइम वो लगेगा, और उनको एडजस्ट करने में भी थोड़ा माउस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये जंप कर है 3.43 से सीधे ही, अगर माउस मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हिलती है तो 3.57 पे चला गया। और ऐसे मुझे 20 कॉलम सेट करने हैं, तो टाइम देखिए आप कितना लग जाएगा, और एक्यूरेसी भी कम होएगी। कोई ज़्यादा भी हो सकता है आपसे गलती से, या कम भी हो सकता है। तो अभी मुझे 21 कॉलम, 20 एक जो कॉलम खाली भी छोड़ना हमने वो भी लेना है, तो हमने 21 कॉलम की जो है विड्थ एक जैसी रखनी है। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप यहाँ से सिलेक्शन शुरू कीजिए हेडिंग से, बजाय कि ऐसे सिलेक्ट करने के हम ऊपर से सिलेक्ट करते हैं। जब कोई कमांड हमने पूरे के पूरे कॉलम या पूरी की पूरी रो पे लगानी हो तो हम ऊपर से सिलेक्ट करते हैं। और कॉलम विड्थ या रो की जो हाइट होती है वो पूरे कॉलम या पूरी रो पे ही लगती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इतने एरिया की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ इतने सेल्स की ही विड्थ बढ़ा दें और नीचे वाले छोटे ही रह जाएं, ऐसा नहीं होता। तो अभी मैं कितने कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ 21। तो अभी मैं जैसे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे खुद काउंट करने की जो है ज़रूरत नहीं होती एक्सेल के अंदर। अभी ये देखिए मैं आपको नई शीट खोल के दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने इनको सेलेक्ट करना शुरू किया, अगर आप नीचे देखें ध्यान से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वो आपको बता रहा है कि आपने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो अभी ये मैंने 21 कॉलम फटाफट सेलेक्ट किए। तो कॉलम की जो विड्थ कम करने की जो आसान तरीका होता है वो होता है होम टैब के अंदर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन दबाइए, और यहाँ पर जो है कॉलम विड्थ की कमांड लगी हुई है, इस पर क्लिक कीजिए। तो वो अभी आपसे पूछ रहे हैं आपको कितनी चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ जी मुझे 2.5 चाहिए। तो 21 के 21 कॉलम की विड्थ जो है एक बार में ही 2.5 होगी। एक तो बिल्कुल एक्यूरेट है और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है कॉलम विड्थ की, ये ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि इन कमांड्स का अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये कमांड्स जो मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो भी इसकी विड्थ जो है हम 2.5 की बजाय 3 कर लेते हैं। ओके। तो अगर आपने एक, मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पेज सेटिंग्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह के इनवॉइसेस वगैरह या परफॉर्मा बनाते वक्त आपको पेज की सेटिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे देखिए नई शीट मैंने खोल के सीधा ही बनाना शुरू कर दिया, और बाद में मुझे पता चला कि ये एक पेज पे फिट नहीं आ रहा, तो बाद में एडजस्टमेंट करने में जो है आपका समय बहुत ख़राब होता है। तो उसके बजाय पेज सेटिंग्स जो है पहले कर लीजिए। अभी मुझे ये A4 शीट पे बनाना है, तो मैं A4 शीट पे क्लिक करूँगा, तो इससे ये डॉटेड लाइन नज़र आने लगी। इससे पता चल गया कि मेरे पेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो ये सेकंड पेज हो जाए। हालांकि हमारे जो 21 के 21 कॉलम है वो इतने एरिया में ही पूरे आ गए हैं, और ये खाली भी रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ओरिएंटेशन मुझे पोर्ट्रेट ही चाहिए, और मार्जिन भी ठीक है नॉर्मल, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी शीट नहीं है। तो इतने एरिया में बाद में भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिए कि पेज सेटिंग पहले कीजिए और काम बाद में शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आपको जो मैंने शीट दिखाई थी उसमें सबसे ऊपर जो था ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा हुआ था, और वो सेंटर में था। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इसको हम खुला ही रहने देते हैं। तो ये देखिए ये इतने एरिया के सेंटर में है, जितने एरिया 10 कॉलम्स ने कवर किया है, ये तीनों लाइनें जो हैं उतने एरिया के सेंटर में। और इसी तरह इस तरफ भी राइट साइड पर भी ये तीनों लाइनें जो हैं इतने एरिया के जो हैं सेंटर में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखने वाले ने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऊपर भी देखिए, अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए तो वहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि आपने कितने सेल्स जो हैं सिलेक्ट कर लिए। तो ये मैंने 10 को सिलेक्ट किया, होम टैब में गया और मर्ज एंड सेंटर की ही कमांड यूज़ करूँगा, क्योंकि मर्ज करने के बाद जो मैं ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना चाहता हूँ कि वो मैं सेंटर में ही आए। तो ये मैंने मर्ज एंड सेंटर दबाया। उसके बाद नीचे वाकेथॉन, इसको भी तीनों को, अभी मैंने इसके नीचे डेट भी लिखनी है अगर आप देखिए। तो अभी मैं एक एक करके मर्ज करने की बजाय करता हूँ, इन
दोनों 2 रोज़ को और 10-10 सेल को सिलेक्ट किया और मैंने मर्ज एंड सेंटर की कमांड यूज़ करने की बजाय मर्ज एक्रोस की कमांड चलाता हूँ, तो वो दोनों को अलग अलग कर देगा, बजाय कि मैं एक एक करके दोनों को मर्ज एंड सेंटर करता। बस इसमें आपको जो है सेंटर की कमांड चलानी पड़ेगी, बस इतना फ़र्क पड़ जाएगा। मर्ज एक्रोस चलाने के बाद अगर आपको सेंटर करना है वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। उसके बाद अभी आप नीचे देखिए तो इसने लिखा हुआ नेम, तो वो जो नेम लिखा है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक है, 2 कॉलम के बीच तक है और उसके आगे लाइन लगी हुई है। तो मैं इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। यहाँ पे नेम लिखा मैंने। और अब इस बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइन लगी हुई है इसके पास नेम के आगे, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि लिखते वक्त जैसे अभी यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो शिफ्ट दबाकर इसी सेल के अंदर जो है ऐसे लाइन लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका है। एक मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको जो है वो लाइन नज़र नहीं आ रही, जबकि आप एडिटिंग में जाते हो तब आपको ये लाइन नज़र आती है। तो ये भी एक तरह का गलत तरीका है ऐसे लाइन वगैरह लगाने का। और इसमें आपको ये देखिए अभी आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि वो लाइन जो है पूरी ड्रॉ नहीं हुई है। तो उसका कारण यही है कि ये लाइन आपने मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है और उसके बाद उसी सेल के अंदर आपने इतनी बड़ी लाइन लगाई है, तो वो कंटेंट जो है बाकी के जो है हाइड कर देगा। तो ये वैसे भी गलत तरीका है, क्योंकि अगर आपने बाद में यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें आप इसको पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस लाइन को डिलीट कीजिए। अब इसके आगे एक सेल नेक्स्ट सेल के अंदर यहाँ से लेके आप जो है 2 सेल्स तो पहले हो गए, 8 सेल और सेलेक्ट कीजिए और मर्ज एंड सेंटर दबाइए। और यहाँ पे अभी मैं अंडरस्कोर से लाइन लगाने की बजाय बॉर्डर से लाइन लगाऊंगा, बॉटम बॉर्डर में यूज़ करूँगा। और अंडरस्कोर क्यों नहीं यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन लगा ली, अभी मैं इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट पे ही रखता हूँ। अभी प्रीव्यू देखें हम तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा प्रीव्यू में आपको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसके ऊपर नाम लिखें कोई राजीव कोहली, तो वो क्या है वो जो नीचे उसकी जो लाइन थी वो रिमूव होगी, क्योंकि वो आपने अंडरस्कोर से डाली हुई थी। तो बॉटम बॉर्डर लगाने का यही फ़ायदा कि बॉर्डर जो है वो ग्रिड लाइंस के ऊपर लगते हैं, तो वो बॉर्डर वैसे का वैसे ही रहेगा आपका और आप जितने मर्जी कंटेंट उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लाइन जब आप लगाते हैं अंडरस्कोर से लगाना पसंद करेंगे आप या बॉर्डर से। और अगर आपने अंडरस्कोर से लगाई हुई है और बाद में उसी सेल के अंदर कुछ और लिखना है तो वो लाइन जो है रिमूव हो जाएगी। तो फिर या तो आपको ये मैं अभी नो बॉर्डर कर देता हूँ, या तो आप लाइन रखोगे ही नहीं या फिर अंडरलाइन की कमांड यूज़ करोगे। तो अगर अंडरलाइन की कमांड यूज़ करोगे तो वो अंडरलाइन उतनी ही होती है जितने आपने अक्षर लिखे होते हैं, और बॉर्डर जो है पूरे सेल की विड्थ के अकॉर्डिंगली लगता है। तो ये फ़र्क होता है, ये देख लीजिए। अंडरलाइन उतने ही वर्ड्स को लगेगी जितने आपने लिखे हुए हैं, और जो बॉर्डर होता है वो सेल की विड्थ के अकॉर्डिंगली लगता है। तो ये आपका डिसीज़न होता है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो है बॉटम बॉर्डर ही इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ लैप्स आई हैव वॉकड लिखा हुआ है और वो यहीं तक लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो है नंबरिंग लिखी हुई है। तो ये भी एक आसान तरीका है, क्योंकि अभी मैं देख कर बना रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है मैं अभी लिखना चाहूँ इन सभी नंबर्स को तो मैं ऐसे लिखूँगा 1, 11, 21, 31 और 41। अभी हमने क्या करना है, एक पे क्लिक किया, कंट्रोल की जो है अपने कीबोर्ड से होल्ड डाउन कर लीजिए, और ये जो ग्रीन डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो ये जो ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे माउस अपनी लेके आइए, कंट्रोल होल्ड डाउन करिए रखिए, और प्लस प्लस का साइन जो है 2 बार आपको नज़र आ रहा है। अभी अगर आप लेफ़्ट माउस क्लिक करके इसको आगे लेके जाएं तो ये आपको नंबर जो हैं लिखने नहीं पड़ते, ये ऑटोमेटिकली इनको इंक्रीज़ कर देता है। और जैसे अभी मैंने 11 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड डाउन किया, ये ग्रीन डॉट के पास में आया, प्लस प्लस 2 बार आया, और इससे मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इससे मेरा टाइम बच जाएगा। और इस कमांड को वैसे फिल की कमांड बोलते हैं, इसका वीडियो मैं जो है अलग से बनाऊंगा, उसमें ये कमांड मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा। तो ये एक हमारा बन गया, ये दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल ही सेम है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक कॉलम खाली छोड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर कर पेस्ट, और ये मेरा जो है दूसरी साइड भी जो है तैयार हो गई। तो अभी जैसे हमारे पास इतनी जगह थोड़ी खाली है
और ये थोड़े से कंजस्टेड से नज़र आ रहे हैं। तो मैं इन सभी कॉलम्स को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ की कमांड आप राइट क्लिक करके भी चला सकते हैं। ये ध्यान रखिए कॉलम की विड्थ कमांड चलाते वक्त ऊपर से कॉलम सेलेक्ट कीजिए ABCD से, और यहाँ तो फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ की कमांड चला लीजिए, यहाँ राइट क्लिक कर कर कॉलम विड्थ, और यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे भी मैं कहता हूँ 3.5, तो ये ठीक है 3.5। यहाँ तो अभी मैं एक कॉलम मेरा बाहर चला गया, तो यहाँ तो ये जो सेंटर में मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी है, इस कॉलम का साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये एडजस्ट हो गया। और ये जो कॉपी करने के बाद ये आपको वैसे दिखा रहा है स्क्रॉलिंग में, अगर इसको हटाना हो तो आप एक बार एस्केप की अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए तो ये हट जाएगा। तो ये हमारा एक डिज़ाइन था जो मैंने आपको बना के दिखाया। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी जो है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपका दूसरा भी जो है फैक्स वाली शीट है वो बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी जो है पहली शीट से है, थोड़ी सी अलग है। इसमें अगर आप ऊपर देखिए तो ये आपको 2 कॉलम दिखा रहा है, और नीचे एंड तक जो है, नीचे जो है सिंगल कॉलम। तो ये हमेशा आप बात ध्यान रखिए कि आपने मैक्सिमम कॉलम ही देखने हैं भी आपकी शीट के ऊपर कितने हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों शीट्स जो हैं वो काफ़ी आसान है बनाने में, उसकी बजाय जो मैंने आपको स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड है, हालांकि इसमें भी जो तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा वो यही होगा जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस वो शीट थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपको देखने में लग सकता है कि ये पता नहीं कैसे बनेगी। ये आपको मैं अलग वीडियो इसका बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उस वीडियो में आपको मैं ये पूरी शीट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, और उसमें भी जो बेसिक फंडामेंटल्स जो होंगे वो यही होंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, और ये फैक्ट शीट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो कॉलम तो हमारी पूरी शीट में जो है, देखिए ये पूरा पेज कवर किया हुआ, और सिर्फ 2 कॉलम्स का ही इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरह इसका भी मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ। तो अभी ये शीट मैं आपको इस पे बना के दिखाता हूँ। तो मैं पेज लेआउट में पहले जाऊँगा, पेपर साइज़ चेक करूँगा, A4 लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉटेड लाइंस जो हैं अपीयर हो जाएं और मुझे दिखाई दे कि मेरे पेज की चौड़ाई कितनी है और लंबाई जो है नीचे से कितनी है। अभी मैं इस पर सिर्फ 2 कॉलम सेट करूँगा। A कॉलम का साइज़ मैं अप्रोक्सीमेटली इतना रखता हूँ, और B कॉलम का पूरे पेज के एंड तक ले जाऊँगा, और ये पूरा पेज जो है मेरा कवर हो गया। अभी अगर आप देखें इस शीट को ध्यान से, तो ये देखिए फैक्स लिखा हुआ इधर इतने बड़े साइज़ में, और इधर अगर आप देखें तो इधर 2 रोज़ हैं, इधर सिंगल है और इधर जो है 2 लाइनें हैं। 2 की भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ से F की ऊपर टॉप से देखें नीचे तक, और इधर से देखें अगर, तो ये यहाँ तक जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इधर से जो है वो 3 रो के बराबर है, लेकिन ये बीच में जो है बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये इतना एरिया जो है, इतनी हाइट जो है यूज़ की गई इधर से और इधर से इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्स जो है 2 रोज़ को मर्ज करके लिखा गया, और ये दोनों अलग अलग रखी गई हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ से मैंने 2 को सिलेक्ट किया, होम में गया, अभी मर्ज एंड सेंटर ही इस्तेमाल करता हूँ मैं। फैक्ट्स लिखा मैंने, साइज़ बड़ा किया इसका, वो आपको जितना भी साइज़ चाहिए। अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे मैं ज़्यादा बड़ा साइज़ कर रहा हूँ तो वो पूरा नहीं आ रहा, तो वो छिप गया। उसका कारण ये है कि आपके जो टेक्स्ट है उसकी हाइट ज़्यादा और आपकी रो की हाइट जो है कम है। तो मैं इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ, और उसी तरह फॉर्मेट में जाकर रो हाइट की कमांड चलाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 15 है हाइट इसकी, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे हो गया। 35 का भी मैं इसको 40 ही करता हूँ, ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा बड़ी चाहिए। और अब मैं इस तरफ जो है वो लिख सकता हूँ 2 शिप नेम फैक्स नंबर एंटर फैक्स नंबर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है अल्फ़ाबेट की अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट होती है। ये देखिए मैंने लेफ़्ट लिखा तो लेफ़्ट पे, न्यूमेरिकल की राइट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये बॉटम पे होता है। जैसे अभी इन रोज़ की हाइट बढ़ाई हुई है, अभी मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है रो के बॉटम पे आता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम पे ही होता है। आपको अभी ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपने रो की हाइट बढ़ाई है।
अब ये आप अक्षर लिखते हैं जब वैसे नॉर्मली, तो ये अक्षर और रो की हाइट तकरीबन बराबर है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि ये बॉटम में लिखा हुआ है। अगर आप इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है वो बॉटम ही होती है एक्सेल में। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अभी ये मुझको जो है ये बॉटम पे ही रखूँगा और इसको मैं टॉप पे कर देता हूँ, तो देखने में ये ऐसे लगेगा कि दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं। और इनकी जो है फॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, इतना ठीक है। इसी तरह बाकी भी नीचे सेम ही है, जैसे ये लिखिए फ्रॉम योर नेम फैक्स नंबर। अभी ये सेम लिखना चाहता हूँ। ये एक्सेल की बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर जब आप लिखते हो तो ये ऊपर वाले जितने कंटेंट्स आपने लिखे होते हैं उनमें मैच करके देखता है कि यही चीज़ पहले तो नहीं लिखी हुई, और उसकी आपको सजेशन लिख दे देता। अगर आपने तो सेम ही लिखना है तो सिर्फ एंटर कर दीजिए, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, तो वो हट जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। एंटर किया, ये मेरा टाइम बच गया। डेट, एंटर डेट, रिगार्डिंग। अभी रिगार्डिंग के नीचे सब्जेक्ट है तो वो अलग रो में ही लिखूँगा, और बाद में बॉर्डर में इस तरीके से लगाऊंगा कि ये जो दो रो हैं वो एक एक नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि है ये दो अलग रोज़ ही हैं। और इस तरफ मैंने लिखता हूँ कमेंट्स। 2-3 चीज़ें हो रही हैं इसमें समझने वाली, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अभी पहले तो मैं इन सभी रोज़ की जो है हाइट बड़ी कर लेता हूँ, और इनकी हाइट भी मैं बराबर उतनी ही रखूँगा 40। और इसमें फ्रॉम, और इसको मैं टॉप पे कर देता हूँ, और इसी तरह इसको भी टॉप पे कर देता हूँ। मतलब एक ही चीज़ को ये ध्यान रखिएगा कि, माफ़ कीजिए, एक ही चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी चॉइस होती है जब आप कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो ये हाइट शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी इनकी, ये सभी की हाइट इतनी नहीं है। यहाँ पे ठीक रहेगा। और ये वाला जो है कमेंट्स यहाँ पे आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मैं आपको इनके बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो पहले अभी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक सिंगल बॉर्डर चाहिए, इतने एरिया के चारों तरफ। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कौन सा बॉर्डर लगाऊंगा, आउटसाइड बॉर्डर। तो ये सिर्फ चारों तरफ ही लगेगा। और इधर अगर आप देखें तो हर रो पे जो है 2 रो के बाद जो है बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस पर भी मैं 2-2 रोज़ को सिलेक्ट करके जो है, तो इसमें जो है मैं 2-2 रोज़ को सिलेक्ट करके जो है आउटसाइड बॉर्डर लगाऊंगा। इसमें सिंगल ही है, और यहाँ पे भी डबल, और यहाँ पे भी डबल। सॉरी, यहाँ पे अकेला फ़ोन लिखा हुआ। सभी को सिलेक्ट किया मैंने, और फॉन्ट साइज़ अराउंड 14 रखता हूँ मैं सबका। और यहाँ पे भी जो है आउटसाइड बॉर्डर, और इसकी जो हाइट मैं यहाँ तक रखता हूँ। ठीक है। हालांकि ये इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अलग अलग रोज़ ही रखेंगे हम, कंपनी नेम यहाँ पे मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिखना है। और अब बचा जो है नीचे वाला हिस्सा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स लिखा हुआ है और बाकी सारा ही खाली है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से लेके अराउंड मुझे यहाँ तक चाहिए, तो वो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, इनको सबको सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर दबाया, यहाँ पे लिखा कमेंट्स, ये नीचे चला गया बॉटम पर और सेंटर में आ गया। तो इसको मैं लेफ़्ट पे करता हूँ और यहाँ से मैं इसको टॉप कर देता हूँ। और ये इनके बारे में मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और ये हमारा जो है डिज़ाइन बन गया, और इसमें भी मैं जो है सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ। अभी मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये नियरली आपको सेम ही नज़र आएगा, लेकिन इसमें एक जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो आपने कमेंट्स वाला सेक्शन बनाया है, ये अगर प्रिंट आउट अगर आपने अकेला निकालना तो ठीक है,
लेकिन अगर बाद में अगर आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है तो अगर आप एडिटिंग करें, डबल क्लिक करें या F2 का बटन दबाएं तो हमेशा ये जो कर्सर है आपकी यहीं पे आएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइपिंग शुरू करता हूँ, तो ये देखिए मैंने लिख कर एंटर किया, एक तो ये आगे को ही बढ़ गया और नीचे नहीं आया। और दूसरा बात ये है कि अब मैं रैप टेक्स्ट करके इसको ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे लिखने में इतनी बड़ी जगह में अगर आप इसको एक सेल बना के लिखोगे तो लिखा जाएगा, बाद में रैप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो और एडिटिंग वगैरह भी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें ऐसे नहीं लिखना और इसमें आप लिखना चाहते हो अलग अलग लाइन्स के अंदर, कमेंट देना चाहते हो अलग अलग लाइन में, 11 नंबर लाइन में, 12 नंबर लाइन में, ऐसे तो वो पॉसिबल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये आपने सारा एक बना दिया। तो उसकी बजाय ऐसा करने की बजाय इसको बंद कीजिए मर्ज एंड सेंटर को, और ये कमेंट को यहीं पे रहने देते हैं। और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक 40 नंबर तक जो है वो ऐसे मर्ज करने की बजाय मैं मर्ज अक्रॉस यूज़ करूँगा, ताकि अगर बाद में मुझे जो है सिंगल सिंगल लाइन भी अगर लिखनी हो तो वो मैं ईजिली लिख सकता हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि जैसे आपने टाइपिंग करनी होती है उसी तरह से आपको मर्ज की कमांड यूज़ करनी चाहिए। ये आप मर्ज सेल्स करना चाहते हो या मर्ज क्रॉस करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बाद में आपने क्या करना है कि यहाँ से लेके सिलेक्ट किया यहाँ तक, और इसको हम जो है सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर इस पर जो है लगाएंगे। तो अभी इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो ये जहाँ पर मैंने मर्ज क्रॉस किया था वो वहाँ पे देखिए आपको बीच वाली जो वर्टिकल लाइन है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल किया। और ये आपके पास लिखने के लिए इतनी 15-20 लाइनें अलग अलग हैं, बजाय कि एक ही इतना बड़ा सेल होने के। तो वो आप खुद सोचते हैं जब आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि आपको अलग अलग लाइन चाहिए या आपको एक ही सेल चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग लाइन्स ही आपको हमेशा चाहिए हो, वो तो काम पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको सिर्फ जो है तरीके बता रहा था कि इस तरह हम एक्सेल में जो है डिज़ाइन बनाते वक्त इन बातों का जो खास ध्यान रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो है जो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको एक्सेल की और ढेर सारी कमांड्स जो हैं बताऊँगा, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पिछले वीडियो मेरे एक्सेल के देखें तो उसमें मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था, इंटरफेस से शुरू किया था, और अभी हम मर्ज एंड सेंटर तक पहुँचे हैं। इसी तरह मैं आपको आगे इसकी कमांड जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि ऑफिस में जब आप कोई काम करें एक्सेल में तो आपको थोड़ा आसानी रहे। तो देखने के लिए शुक्रिया, और आपका दिन जो है शुभ रहे।